नमस्कार साथियों, मैं अजय चतुर्वेदी। जिन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के इंतजार था, वो घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के लिए विधानसभा चुनाव के तिथियों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा और 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को मतगणना होगी, जबकि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को पहला चरण, जबकि 20 नवंबर को द्वितीय चरण होगा। 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों की मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार झारखंड में कुल 81 सीटों पर चुनाव होगा, जहां 2.6 करोड़ मतदाता हैं। 44 सीटें सामान्य हैं तथा एसटी रिजर्व सीट 28 है। राज्य के आदिवासी इलाकों में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार 9.63 करोड़ मतदाता हैं। इसमें 4.97 करोड़ पुरुष, 4.66 करोड़ महिला और 1.85 करोड़ युवा मतदाता हैं। युवा मतदाता से मतलब 20 से 29 साल के वोटर्स। हर चुनाव के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड तय कर रहा भारत। ईसीआई ने वोटर्स का धन्यवाद दिया है। सीईसी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत हर चुनाव के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड तय कर रहा है। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर वोटर्स का आभार जताते हुए जम्मू कश्मीर के जनादेश ने एक नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा है कि राजीव कुमार के अनुसार इस बार दोनों ही राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें सभी राजनीतिक दलों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड, आप सभी जानते हैं कि ये घोषणा लोकसभा के चुनाव के दौरान भी की गई थी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान भी की गई थी। अब आपको बता दें कि झारखंड में 26 जनवरी को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। झारखंड में 81 सीटों के लिए जद्दोजहद होगी, जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए। आपको ये भी क्लियर कर दूं कि अब राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, और ये गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन एक साथ है। वहीं एनडीए उसका मुकाबला करेगा। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो यहां फिलहाल महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे तथा भाजपा की मिलीजुली सरकार है। उसका मुकाबला इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि शरद पवार गुट, एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर के इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे।
अब आपको विस्तार से कुछ इसके साथ ही कुल 48 विभिन्न राज्यों में कुल 48 विधानसभा उपचुनाव और 2 संसदीय उपचुनाव भी इसी दौरान किए जाने हैं। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो इसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि महाराष्ट्र में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए निर्वाचन आयोग ने तमाम त्यौहार और अन्य बरसात, मौसम, इन सब चीज़ों का हवाला दिया था। लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, नवंबर में चुनाव होने हैं, सारे त्योहारों को बिता देने के बाद, लेकिन उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से, और इसमें 29 अक्टूबर तक जांच होगी नामांकन पत्रों की। उसके बाद 30 अक्टूबर तक नाम वापसी की जा सकेगी। 20 नवंबर को मतदान होंगे महाराष्ट्र में। 23 नवंबर को मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट घोषित किया जाएगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में का जो अभी आपको बताया कि 2025 जनवरी में जाकर के इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन उसका भी चुनाव महाराष्ट्र के साथ कराया जाएगा। इसे लेकर के राजनीतिक दलों में काफी आलोचना भी की है चुनाव आयोग की, कि एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, वहीं इलेक्शन कमीशन अलग अलग चुनावों की बात लेकर के आता है। अलग अलग राज्यों के अपने अनुसार आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के मुनाफे को देखते हुए उनकी सलाह पर चुनाव तिथियों की घोषणा करती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव एक साथ कराए गए। वो भी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वहां चुनाव कराए गए कि सितंबर तक वहां चुनाव हो जाना चाहिए था, नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए था। खैर, वहां चुनाव भी हो गए और चुनाव होने के बाद विधानसभा के गठन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब उससे जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा था वो भी वापस ले लिया गया है। अब वहां पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है। केंद्र सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में आरोप ये लग रहा है चुनाव आयोग के ऊपर कि वहाँ बीजेपी और महायुति जो गठबंधन है उसकी पूरी तैयारी नहीं थी, इसलिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र के चुनाव नहीं कराए गए। इस दौरान आज से पहले, तिथि की घोषणा होने के पहले, वहाँ प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री तक लगातार रैलियां की और तमाम योजनाओं की घोषणाएं की गई। बताया तो ये जा रहा है कि इस दौरान महीने भर के अंदर 1000 से ज़्यादा
घोषणाएं की गई हैं। वहीं अब भी अगर चर्चा करें, महाराष्ट्र की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वहां महायुति की स्थिति बहुत उनके आशानुकूल नहीं है। खास तौर पर अजीत पवार एनसीपी बहुत खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बैठकों में वो शामिल नहीं रहे, जहां गए भी वहां से वो वॉकआउट करके चले आए। और हाल ही में जो दशहरे के दिन घटना हुई है, बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, और उसके बाद से जो माहौल बना है, बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता थे, पूर्व मंत्री थे, 3 बार के विधायक थे, लेकिन उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी महाराष्ट्र पुलिस से, मुंबई पुलिस से, कि उन्हें जानमाल का खतरा है। बावजूद उसके उनकी हत्या कर दी गई। बाकायदे 2 महीने तक रेकी की गई और उसके बाद गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया। बांद्रा जैसे पॉश इलाके में उनकी हत्या की गई। एक दहशत का माहौल खड़ा किया गया और वहां जो स्थिति है वो बहुत ही चिंतनीय है। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। किन परिस्थितियों, इन हालातों में वहां शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी चुनौती होगी निर्वाचन आयोग के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि वहां जो जिस तरह की हालात पैदा हुए हैं दशहरे के बाद, दशहरे के दिन से, मतदाता हों या पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनके वर्कर्स हों या स्टार प्रचारक हों, सभी के दिलों में एक खौफ पैदा किया गया है। वहीं तैयारी की दृष्टि से देखें तो एक तरफ जहां महायुति आपस में ही लड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसके विपरीत इंडिया गठबंधन, महाविकास अघाड़ी पूरी मुस्तैदी के साथ एकजुट है। चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों या नाना पटोले हों, इन तीनों ने बहुत ही मजबूत संगठन बना रखा है, मजबूत गठबंधन बना रखा है। अभी कल ही इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में एक बैठक भी हुई। यानी पूरी रणनीति बना ली गई है, कैसे क्या करने हैं। और इसके विपरीत महायुति सरकार जो है, उसे लेकर के अभी एक मैंने उदाहरण आपको बताया 10 दशहरे के दिन का। उसके अलावा वहाँ सबसे बड़ी मतदाताओं के बीच जो कुछ लगभग 1 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिसका कि उद्घाटन किया गया था, अनावरण किया गया था, वो प्रतिमा ढह गई, गिर गई। विकास के तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं, बावजूद इसके उनकी वो विकास आम जनता को दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र एक बड़ा समर होगा, बड़ी चुनौती होगी एनडीए और महायुति गठबंधन के लिए अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन पूरी ताकत झोंक देगा अब की बार महाराष्ट्र पर काबिज होने के लिए।
राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा जरूर चल रही है कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस एक जीता हुआ मैच हार गई है, उसका परिणाम महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणामों पर भी दिखाई देगा। लेकिन वहीं कुछ विश्लेषक ये भी मान करके चल रहे हैं कि हरियाणा चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र के चुनावों पर नहीं पड़ने जा रहा है। दोनों जगहों की जो स्थिति है, परिस्थिति है, दोनों भिन्न है। वह झारखंड की बात करें तो झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है। लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, बाद में वो कोर्ट ने भी उन्हें जमानत दी और ईडी ने जो आरोप लगाए थे उससे उन्हें मुक्त किया। कुछ दिनों के लिए झारखंड में एक सियासी ड्रामा जरूर हुआ था, जब गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। रिहाई के बाद, जमानत पर आने के बाद हेमंत सोरेन ने फिर से सत्ता की कमान संभाल ली। इसके कुछ दिनों के बाद चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दिया, लेकिन अब फिर से उनके वापसी के चर्चे भी शुरू हो चुके हैं। हेमंत सोरेन केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के वहां जनता के बीच हेमंत सोरेन खासे लोकप्रिय भी हैं। वो लगातार केंद्र सरकार पर आक्रमण भी करते आए हैं। इंडिया गठबंधन वहां मजबूती के साथ खड़ा है। ये दीगर बात है कि चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन का पक्ष ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। महाराष्ट्र की भी बात मैंने आपको बताई कि वहाँ भी लड़ाई कांटे की होगी, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा। हालांकि वहाँ भी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ इस बार दावा पेश कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और कुछ भी जैसा अपडेट होगा मैं आपसे पुनः मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।